हाँ बच्चों, कैसे हैं आप सब? मस्त वस्त एकदम। देखिए आज आ गया पार्ट 10 और आपका सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला टॉपिक आज आ गया है। न्यूमेरिकल पोर्शन लेकर आया हूँ मैं, कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल लेकर आ गया हूँ। पूरे हमारे पास 33 न्यूमेरिकल्स का पूरा हमारे पास कलेक्शन है। अब ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा दूँ। ये अगर आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखने से पहले ये सीट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। 4, 5, 6 पन्नों की सीट है ये आपके पास 8 पन्नों की सीट है। ये 8 पेजेस आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तब आप वीडियो लेक्चर देखना चालू करें। तो अगर आपके पास ये सीट नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप करके पहले सीट मंगा लें, उसके बाद ये वीडियो लेक्चर देखना चालू करें, तभी आपको सारी कहानी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने क्लास को आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। कैपेसिटर के जरा फार्मूले देख लीजिए क्या क्या थे। पहले फार्मूले नजर में देख लेते हैं। हमें पता है जब एक सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है वो है Q इक्वल्स टू CV। सबसे पहला फार्मूला जो कैपेसिटर की शुरुआत होता है Q इक्वल्स टू CV से होता है। उसके बाद जो दूसरा फार्मूला है वो है कैपेसिटेंस का। आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक, जब इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया जाता है तो ये हो जाता है A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। और एक था पार्शियल फील्ड वाला फार्मूला जिसकी वैल्यू थी A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। तो ये इतने फार्मूले थे आपके जो आप लोग ने देखे हैं। ठीक है, अब इन्हीं फार्मूलों की मदद से हम लोग क्या करेंगे, आज अपने सारे क्वेश्चंस खत्म करेंगे। और एक चीज आपने और देखी होगी, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा जो कैपेसिटेंस है कुछ इस तरीके से जुड़ता है 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो एज। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जुड़ता है C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 एंड सो ऑन। तो ये सारे केसेस आपने देखे। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम आपको कुछ बेहतर से बेहतर न्यूमेरिकल लाकर दिखाएंगे जो देखकर आप थोड़ा सा एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो अपने प्रॉमिस अकॉर्डिंग मैं आ गया हूं आपके सामने क्वेश्चंस लेकर और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैरड, एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है कैपेसिटेंस की 20 माइक्रोफैरड, इज चार्ज टू अ पोटेंशियल ऑफ 10 किलो वोल्ट। इसको एक पोटेंशियल से चार्ज कर दिया गया जिसकी वैल्यू है 10 किलो वोल्ट। ठीक, 10 किलो वोल्ट का मतलब, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 का मतलब 30 बढ़ा दीजिए तो होगा 10,000 वोल्ट। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द चार्ज एक्यूमुलेटेड ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ईच प्लेट पर चार्ज कितना होगा। अब यहां पर आपको मैं समझा दूं, कई बार बच्चे क्या गलती करेंगे इस क्वेश्चन में वो भी आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको निकालना है चार्ज, तो Q इक्वल टू, देखिए वहां पर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, Q इक्वल टू CV। तो C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 20 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6। और V की वैल्यू कितनी है, तो V की वैल्यू है 10 की पावर 4। देखिए यहाँ पर 4 0 है तो 10 की पावर 4। अब 10 की पावर 4 जब इसके साथ लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 5 और ये हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 6, मतलब बचेगा 0.2 कूलम। तो ये हो गया चार्ज। अब बच्चों को लगेगा, यहाँ पे जो गलती करते हैं बच्चे वो क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों को लगेगा कैपेसिटर पे होती है 2 प्लेट, प्लेट A और प्लेट B। क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट, तो बच्चों को लगेगा ये दोनों प्लेटों का चार्ज है, तो हाँ इसका मतलब एक प्लेट पर 0.1 कूलम और दूसरी प्लेट पर 0.1 कूलम हो जाएगा। जी नहीं, ये गलत है। आपको पता है कि इस प्लेट पर Q होता है और इस प्लेट पर माइनस Q होता है और इसी को हम लोग चार्ज Q कहते हैं। तो अगर Q आया है तो जान लीजिएगा इस पर प्लस Q होगा और इस पर माइनस Q होगा। आधा आधा नहीं कर देना है कि दोनों प्लेटों पे आधा आधा बांट दो, ये काम बच्चे करते हैं, मैंने खुद बोर्ड एग्जाम में देखा है, ये काम बच्चे करके आते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, इसीलिए छोटा क्वेश्चन डाला गया था, ठीक है, सीट में, ताकि आपको यहाँ पर कुछ बेहतर से चीज़ सिखाई जा सके। हर एक नया क्वेश्चन आपको एक नई चीज़ सिखाएगा, बस हमारे साथ जल्दी जल्दी चलते जाइए और बढ़ते जाइए। न्यूमेरिकल की दुनिया कितनी रंगीन है, कितनी मस्त है, ये आज आप खुद देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू अननोन है, हमने लेट कर लिया कि उसकी वैल्यू C है। ठीक है, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। चलिए इसको बना लेते हैं, डायग्राम बनाएंगे ज़्यादा समझ में आएगा। एक कैपेसिटर है कोई और वो बैटरी से कनेक्टेड है। एक कैपेसिटर है कोई, ये मान लिया हमारा कैपेसिटर हो गया, दोनों प्लेटें एक साथ बनाएंगे और ये V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। एक बात आपको बता दूं, यहाँ पर अभी कैपेसिटर की एनर्जी के बारे में हमने कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ाया है,
मतलब अभी हमने एनर्जी के बारे में नहीं पढ़ा, तो अगर कोई क्वेश्चन इस सीट में एनर्जी से रिलेटेड आ जाए, मुझे याद नहीं क्योंकि काफ़ी पुरानी सीट हो गई है, एनर्जी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसे आप लोग नहीं करेंगे, बाकी सारे क्वेश्चंस करते जाएंगे। कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ V वोल्ट, अ चार्ज ऑफ 120 माइक्रोकुलाम इज स्टोर्ड इन इट। और इसके अंदर जो चार्ज स्टोर हुआ है वो 120 माइक्रोकुलाम स्टोर हुआ है। तो यहाँ ये साइड में लिख लीजिए, कैपेसिटेंस उसका ये था और चार्ज उसका जो है वो कितना है 120 माइक्रोकुलाम और वोल्टेज दिया गया है V। ठीक है, आगे क्या कहता है, When the potential across the capacitor is reduced by 40 वोल्ट। अब कह रहा है कि जो पोटेंशियल है उसको 40 वोल्ट से रिड्यूस कर दिया गया, तो इसको V1 मान लीजिए, V1 की वैल्यू मान लेते हैं, पहले थे V, अब V2 हो गया, तो V2 को 40 वोल्ट रिड्यूस कर दिया गया, मतलब V माइनस 40 वोल्ट हो गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 40 वोल्ट। तो ये कहानी समझ में आई मैंने कैसे रिड्यूस किया 40 वोल्ट, बोलो भाई जल्दी से। द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर बिकम 40 माइक्रोकुलाम। तो इसका जो चार्ज है वो हो जाता है 40 माइक्रोकुलाम। ठीक है भाई, द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिकम 40 माइक्रोकुलाम। कैलकुलेट V एंड अननोन कैपेसिटेंस, मतलब आपको निकालना है V और ये जो अननोन कैपेसिटेंस आपने माना था C, ये आपको निकालना है। देखिए इन दोनों केसेस में, ये केस नंबर 1 है और इन केस नंबर 2 है, दोनों केसेस में कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, क्योंकि कैपेसिटेंस Q और V पर डिपेंडेंट नहीं होता, ये बात मैंने बहुत पहले बताई हुई है। पहले ये निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। और तो देखिए C दोनों केसेस में बराबर है, तो हम लिख देंगे C इक्वल टू C। अब इस फॉर्मूले से, जो फार्मूला नंबर 1 है, यहाँ से C की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा सर इसकी वैल्यू होगी Q बाई V। तो पहले केस में Q अपॉन V1, यहाँ भी 1 1 कर लीजिए, ठीक, तो Q2 अपॉन V2। Q1 की वैल्यू कितनी है, तो आंसर है सर 120 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6। V1 की वैल्यू कितनी है, तो आंसर है सर V। Q2 की वैल्यू कितनी है, तो इसका जवाब है सर 40 इंटू 10 टू पावर माइनस का 6। V2 की वैल्यू कितनी है, V माइनस 40। इसको आप काटेंगे तो 10 टू पावर माइनस 6 से 10 टू पावर माइनस 6 कैंसिल हो गया, 40 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराएंगे यहाँ हो जाएगा 3V माइनस 43 जा 120 इक्वल्स टू, उधर जाएगा ये V हो जाएगा, V जब इधर आएगा तो बचेगा 2V और ये उधर जाएगा तो 120, तो V कितना हो जाएगा 120 अपॉन 2, मतलब V इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 मतलब 60 वोल्ट, मतलब जो वोल्टेज था वो कितना था 60 वोल्ट था। अब आपको पता है कि C इक्वल्स टू कितना है Q1 बाई V है, तो आपको C निकालना था, तो C इक्वल्स टू Q1 बाई V। Q1 की वैल्यू कितनी है 120 माइक्रोकुलाम, ठीक, V की वैल्यू कितनी है 60। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया, कितना आया 62 जा 2 माइक्रोफैरेड, आपका आंसर हो गया। ठीक है, कैसा लगा है क्वेश्चन, पूरी उम्मीद करता हूं मजेदार लगा होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट वुड हैव बीन चार्ज इन द कैपेसिटर द वोल्टेज इज इंक्रीज बाय 40 वोल्ट। अगर वोल्टेज को 40 वोल्ट इंक्रीज कर दिया जाए तो आप एक तीसरा केस बना लीजिए, ठीक, और जब तीसरा केस आप बनाएंगे, सपोज कर लीजिए थर्ड केस हो गया, पूरा मैं कर ही देता हूं क्योंकि आप पे नहीं छोड़ूंगा अभी कुछ क्वेश्चंस में। थर्ड केस बना लीजिए, देखिए फर्स्ट केस था, थर्ड सेकंड केस था, उसी क्वेश्चन में थर्ड केस पे दिया कि व्हाट वुड हैव बीन द चार्ज, कितना चार्ज हो जाएगा, मतलब Q3 के बारे में पूछ रहा है, तो हमें पता नहीं कितना हो जाएगा, हम निकालेंगे इसको, ठीक है। इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड बाय 40 वोल्ट, तो वोल्टेज था कितना 60 और इंक्रीज्ड बाय 40 का मतलब हो गया 100, तो वोल्टेज हो गया 100 वोल्ट और कैपेसिटेंस आपने अभी भी निकाला है 2 माइक्रोफैरेड, तो बोलो Q निकाला आएगा किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, Q इक्वल टू CV से QCV निकाला है, नहीं निकाला है, बस बेटा हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलना है। ये पूरी सीट का एक एक क्वेश्चन कर डालिएगा, मैं पूरा विश्वास करता हूं, पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपका कल्याण हो जाएगा। जो भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 100% ये पक्का है कि इसी सीट से आएगा, इसी सीट से बाहर नहीं जाएगा, 100% ये गारंटी है मेरी। जिस दिन एग्जाम हो जाएगा उस दिन लाके मुझे चाहे मिला लीजिएगा। पिछले कई सालों से इसी सीट से क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि इस सीट में हर वो कलेक्शन है जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है कैपेसिटर से, वो चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ही क्यों ना हो, वो हर क्वेश्चन इस सीट के अंदर बैठा हुआ है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अब मैं सारे क्वेश्चन नहीं करूंगा, 3 नंबर छोड़ दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन देखता हूं 4 नंबर, थोड़ा सा आपके लिए भी छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो 3 नंबर आपका होमवर्क हो गया, आप लोग हमें करके दिखाएंगे। मैंने आंसर वैसे लिख दिया है, आंसर्स मैंने लिख दिया है, ठीक है, कुछ आंसर्स मैंने लिख दिया है, तो उनको आप लोग भी साथ साथ में
चेक भी कर सकते हैं, इसमें आंसर्स लिखे हुए मैंने देखा हुआ है। राइटिंग मेरी थोड़ी बहुत सारी खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, बियॉन्ड द लिमिट खराब है, तो आप लोग उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। 2 मेटेलिक कंडक्टर्स हैविंग नेट चार्ज ऑफ +70 पिकोकुलाम। 2 मेटेलिक कंडक्टर्स हैं जिन पर जो नेट चार्ज है वो 70 पिकोकुलाम एंड -70 पिकोकुलाम है। तो हमसे इससे क्या मतलब कि +70 के -70 हमारे लिए तो भैया वो 70 कुलाम पिकोकुलाम हो गया। पिको का मतलब 10⁻⁻12 कुलाम हो गया। कहा था इसने कि 2 मेटालिक कंडक्टर, हम 3 नंबर पढ़ने लगे। 3 नंबर हमने कहा तुमको करने के लिए, ना 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 हम नहीं करेंगे, हमने आधा तो बता ही दिया 3 नंबर यार आप लोगों को। 4 नंबर पढ़ना था मुझे। अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ कुलाम। राइटिंग बहुत गंदी है, इसका ख्याल रखें। अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ coulomb is placed on the positive plate of charge of this coulomb is placed on the positive plate, ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट पर है, ठीक है, ये चार्ज कहाँ पर है, पॉजिटिव प्लेट पर है। एंड चार्ज ऑफ एक दूसरा चार्ज दिया गया है, कितना दिया गया है, माइनस का 1.0 × 10⁻⁸ coulomb ऑन द नेगेटिव प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पॉजिटिव प्लेट पर चार्ज है और ये चार्ज जो है कहाँ पर है, ये नेगेटिव प्लेट पर चार्ज है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेगेटिव प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, और जो उसका कैपेसिटेंस दिया गया है कितना दिया गया है, 1.2 × 10⁻³ माइक्रोफैरड, ठीक, ये कैपेसिटेंस दिया गया है। लिखा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द प्लेट्स। तो दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज कितना डेवलप हो जाएगा, दिस इज योर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है, ये ऐसे ही होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कहा क्या है, इस क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एक पर चार्ज दूसरा है, दूसरे पर चार्ज दूसरा है। अब हम लोग करें क्या, हमारे पास मुसीबत हो गई कि हम निकालें कैसे नेट चार्ज कितना होगा। तो यहां पर देखिए आपने अभी तक क्या देखा था कि एक पर प्लस चार्ज होता था, दूसरी पर माइनस चार्ज होता था, तो आप लोग लेते क्या थे, क्यू। इसका मतलब क्यू कैसे लेते थे आप लोग, इसका तरीका ये था कि आप इसको थोड़ी देर के लिए माइनस ना मानकर थोड़ी देर के लिए इसको प्लस मान लीजिए, ठीक। तो दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, तो दोनों को जब आपस में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2Q, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो लौट के आ जाता था Q। तो हम यही काम यहाँ करने जा रहे हैं। हम चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 × 10⁻⁸ को 1 × 10⁻⁸ से जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मीन चार्ज आ जाएगा। मीन चार्ज कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁸/2, मतलब ये हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁸, 1.5 × 10⁻⁸, ये हमारा चार्ज हो जाएगा। और अगर ये हमारा चार्ज है तो हमारा कैपेसिटेंस दिया गया है कितना, 1.5 × 10⁻³ × 10⁻6 फैरेड, जिसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 1.2 × 63 10⁻⁹ फैरेड। ये हमारा हो गया। अब देखिए ये हमारे लिए भी बढ़िया सा क्वेश्चन हो गया, मुझे भी मजा आ रहा है क्वेश्चन करके, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो मुझे निकालना क्या था, हमें निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है, तो वहाँ से देख लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हो जाएगा Q/C। Q की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, तो जवाब है 1.5 × 10⁻⁸, 1.5 × 10⁻⁸, और C की वैल्यू कितनी निकाली है, तो जवाब है 1.2 × 10⁻⁹। ये आंसर है इसका, ठीक। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक। तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगी, 3 से काट दीजिए, 3 5 जा हो जाएगा, 3 4 जा हो जाएगा। अब 5/4 है, 5/4 जब आप काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा यहाँ से, 10 बचेगा, तो मतलब 25 आ जाएगा, 1.25 आएगा, ठीक। और यहाँ पावर में आ जाएगा 10⁻1, मतलब आ गया 12.5। चेक कर लेता हूँ, हाँ यही आंसर है। तो 1 वोल्टेज आ गया 12.5। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो कलाकारी की वो आपको समझ में नहीं आई होगी, वो ये देखिए मैंने क्या किया, दोनों चार्जेस को जोड़ दिया। जोड़ने में ये माइनस साइन आप हटा देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि दोनों प्लेटेट पे आप मान लेंगे कि जो नेट चार्ज है उसका मीन चार्ज हम लोग लेकर चलते हैं। क्या सोचेंगे आप, दोनों प्लेटों पर जो चार्ज होता है, एक पर भी क्यू होता है, दूसरे पर भी क्यू होता है, थोड़ी देर के लिए साइन भूल जाइएगा। तो दोनों प्लेटों का जो मीन चार्ज होता है मतलब Q + Q/2, ये हम लोग हमेशा फार्मूले में पुट करते हैं।
तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वास्तव में क्यू ही लौट के आएगा, इसीलिए हम लोग हमेशा क्यू लेकर चलते हैं। ठीक, तो यहां पर भी मैंने यही किया, मैंने दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो नेट चार्ज आया उसको हमने लेकर न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। जब आपके पास डिफरेंट चार्जेस आ जाएं तो आपके पास एकमात्र तरीका यही होगा करने का। देखिए एकदम हर क्वेश्चन आपको लाजवाब लगेगा, हर क्वेश्चन आपको एक नई चीज सिखा रहा होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये कलेक्शन किया हुआ है क्वेश्चंस का कि ये एकदम हर क्वेश्चन आपको नई चीज सिखा रहा है। देखने में तो एक सिंपल फार्मूला लगा, देखने में ये फार्मूला लगा, बस बात खत्म, लेकिन आपको सिखा कितना कुछ गया ये भी आपको देखना चाहिए। मुझे तो भाई मजा आ रहा है क्वेश्चन कर करके। ठीक है, अगला केस देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है 5 नंबर क्वेश्चन? 5 नंबर कराऊं? चलो करा देता हूं। क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन? यहां पर मैंने कहा है कि मैं न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहा हूं लेकिन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, होपफुली होंगे ही नहीं, लेकिन होंगे भी तो नहीं कराऊंगा क्योंकि टॉपिक अभी पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा। 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड। 2 कैपेसिटर हैं, एक पहला कैपेसिटर जिसकी वैल्यू दी गई है 6 माइक्रोफैरड और एक दूसरा कैपेसिटर C2 जिसकी वैल्यू दी गई है 12 माइक्रोफैरड। 2 कैपेसिटर्स दिए गए हैं C1 और C2, आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। ये दोनों सीरीज में एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। मैं ऐसे बना लेता हूं और ये हो गई हमारी बैटरी। ऐसे आप लोग भी बनाया करिए, प्लस माइनस कैपेसिटर 1 मतलब C1 और कैपेसिटर C2 कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी। द वोल्टेज अक्रॉस द 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट। 6 माइक्रोफैरड मतलब ये वाला, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है V1 ये है गिवन है, ये द वोल्टेज अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज 2 वोल्ट। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है 2 वोल्ट है। तो देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है, इसके अक्रॉस कैपेसिटेंस पता है, तो इसका चार्ज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? क्वेश्चन लेते ही तुरंत झपट पड़िए क्वेश्चन के ऊपर, समय मत दीजिए उसको, तुरंत पलट दीजिए उसको। तो इसका चार्ज निकालिए, इसका चार्ज कितना होगा? Q इक्वल टू CV। C कितनी है इसकी? तो आंसर है सर C इसकी है 6 इंटू 10⁻⁻6। V कितना है इसका? 2, तो कितना हो जाएगा? 6 2 जा 12 इंटू 10⁻⁻6 मतलब हो गया 12 माइक्रो कूलम। ये चार्ज हो गया। सीरीज में कल की क्लास में मैंने आपको बताया कि सीरीज में चार्जेस जो होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब 12 माइक्रो कूलम अगर इसका चार्ज है तो 12 माइक्रो कूलम इसका भी चार्ज होगा। तो भैया दूसरे का भी चार्ज पता चल गया। बोलो भाई, अब क्वेश्चन तो पढ़ ले यार, नहीं क्वेश्चन पढ़ने से पहले सॉल्व कर डालेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंप्यूट द टोटल बैटरी वोल्टेज। तो बैटरी का टोटल वोल्टेज बताइए कितना होगा। तो यहाँ का वोल्टेज पता है, यहाँ का वोल्टेज अगर पता चल जाए तो बैटरी का वोल्टेज पता चल जाएगा। तो यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे? V इक्वल्स टू इसका Q अपॉन इसका C। तो जो इसका Q है वही इसका Q होगा क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो इसका Q कितना है? 12 माइक्रो कूलम। C कितना है इसका? तो उसका आंसर है, इसका C है 12 माइक्रो फैरड। तो कितना आया? 1 वोल्ट। तो यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे 2 वोल्ट, तो दोनों को जोड़ दो, यहाँ का कितना हो गया? 3 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। कितना लाजवाब क्वेश्चन, मजा आ गया भाई। देखते जाइए, आनंद करते, आनंद लेते जाइए, बढ़िया मस्ती के साथ जीते रहिए। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं ये मुझे बताएंगे जरूर आप लोग, ठीक है? क्योंकि जान लीजिए कम से कम 10-12 किताबों का एकदम बेहतर कलेक्शन करके लाया हूं आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं ये मुझे आप जरूर बताएंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, एक आधा आप लोगों के लिए छोड़ूंगा मैं, तो 7 नंबर मैं करता हूं। 2 कैपेसिटर्स हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड। 2 कैपेसिटर हैं C1 और C2, दोनों के कैपेसिटर इक्वल कहा है। इक्वल नहीं कहा मतलब उसने कहा 5 माइक्रोफैरड है, इसका मतलब इक्वल हो गया। 2 कैपेसिटर हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैरड, ठीक है, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा सॉरी, 2 कैपेसिटर्स हैं C1 एंड C2, जब ये पैरेलल में कनेक्ट किए गए, पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे तो कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो जो मतलब पैरेलल में कनेक्ट किए गए तो इनका जो कैपेसिटेंस था वो 5 माइक्रोफैरड था, मतलब 5 माइक्रोफैरड इक्वल्स टू C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब आगे क्या कह रहा है? एंड 1.2 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल्स टू 1/C। तो 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल्स टू 1/C। तो 1/C का मतलब कितना है? 1.2 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड में ही है तो माइक्रोफैरड लिखने की जरूरत नहीं, याद कर लीजिए कि माइक्रोफैरड में।
तो C1 प्लस C2 आ गया 5 और 1/C1 प्लस 1/C2 आ गया 1/2। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट दियर कैपेसिटेंस, तो उनके कैपेसिटेंस कितने होंगे। आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। जब इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर हो जाएगा C1 प्लस C2 और नीचे हो जाएगा C1 C2 और यहाँ हो जाएगा 1/1.2। C1 प्लस C2 की वैल्यू दी गई 5, तो रख दीजिए यहाँ से 5/C1 C2 इक्वल्स टू 1/1.2। तो C1 C2 कितना आ गया भैया, C1 C2 इक्वल्स टू हो गया 12 5 जा 6, मतलब दोनों कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट 6 है और दोनों कैपेसिटेंस का सम 5 है। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनका सम तो 5 है लेकिन प्रोडक्ट 6 है, तो आंसर है 2 एंड 3। तो आंसर क्या हो गया कि उनकी जो कैपेसिटेंस है वो है 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड। देखिए कितना लाजवाब क्वेश्चन, मुझे तो भाई आनंद आ रहा है क्वेश्चन कर करके यार, कसम से बता रहा हूँ, मजा आ रहा है मुझे। तो एक की वैल्यू हो गई 2 माइक्रोफैरड और दूसरे की वैल्यू हो गई 3 माइक्रोफैरड। आई रियली एंजॉयिंग द क्वेश्चंस। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कितना मजेदार क्वेश्चन था, चुटकियों में मसले जा रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा रहा है। ये क्वेश्चन मैं जितनी जल्दी कर रहा हूं मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूं। आपका काम क्या है, आपका काम है एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिए, भले ये 1 घंटे की वीडियो आप 4 घंटे में देखें, लेकिन एक एक क्वेश्चन को आप आराम से देखें और आराम से समझें, ठीक है, कल्याण हो जाएगा बेटा। चलिए भाई 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया गया, मैं डायग्राम बना लेता हूं। ये भी किसी खतरनाक जगह का क्वेश्चन है, मुझे पता है कि कितना टिपिकल डायग्राम दिया हुआ है। प्लस माइनस बैटरी देखो कहाँ लगाई गई है ऐसे लग रहा है जैसे बच्चों को सजा देने के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। C1 इक्वल्स टू 5 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, C2 इक्वल्स टू 6 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। यहाँ पर माइनस लिखा है, यहाँ पर प्लस लिखा है। ये नहीं भी लिखा है तो आपको लिखना होता है क्योंकि आपको देखना होता है कौन कहाँ से कनेक्टेड है, और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ये आपका डायग्राम है। अब आपको समझना है डायग्राम उसने आपको बनाकर ये दिया है, ये एक टिपिकल डायग्राम है, तो आपको इस डायग्राम का सिंप्लीफिकेशन करना होता है। सिंप्लीफिकेशन करना भी सिखा रहा हूँ, परेशानी मुझे उतनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। बैटरी कितना चार्ज दे रही है ये आपको निकालना है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन द डायग्राम शोन, जो डायग्राम दिखाया गया है। चलिए भैया, तो मैंने आपसे क्या कहा, इस डायग्राम को देखकर आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं, लेकिन परेशान ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें ये देखना है कि दोनों कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। दोनों कैपेसिटर आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, इस चीज़ को पता करने के 2 तरीके हैं। एक तो डायग्राम को सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक दूसरे है जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी। मैंने कहा था अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और पॉजिटिव नेगेटिव से और नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हो, मतलब एक कैपेसिटर की पॉजिटिव दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव से, और एक कैपेसिटर के नेगेटिव दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। ये बात मैंने आपसे बताई थी। आइए देखिए यहाँ क्या है। यहाँ मैंने देखा एक कैपेसिटर की नेगेटिव दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव से कनेक्ट है, और एक कैपेसिटर की पॉजिटिव, ये देखिए यहाँ से चली, चलते 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 आई, दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव से कनेक्ट हो गई। मतलब कॉम्बिनेशन कैसा है ये, तो जवाब है उसका कॉम्बिनेशन पैरेलल है। तो ध्यान रखें, देखो यहाँ सीरीज में रहा है, एक के बाद एक, लेकिन माइनस माइनस एक साथ है, प्लस प्लस एक साथ है, तो जो कॉम्बिनेशन बना वो बना पैरेलल। एक तरीका तो ये चेक करने का था, एक और तरीका है इसका चेक करने का। वो क्या है, देखिए ये बैटरी है आपकी, ये बैटरी ऐसे बना लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव। इस बैटरी से चलिए ऐसे ऐसे चलिए, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से ऐसे चलिए। तो जब मैं पॉजिटिव वाले टर्मिनल से चल रहा था तो देखा मैंने 2 रास्ते हैं, एक रास्ता नीचे चला गया, एक रास्ता ऊपर चला गया। तो एक रास्ता, मतलब आप भी 2 रास्ते बना लीजिए, एक रास्ता ऐसे, इसको रास्ता ही बनाना है, एक रास्ता इधर बना लीजिए, एक रास्ता थोड़ा इधर बना लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं। एक रास्ता ये नीचे वाला हो गया और ये ऊपर जो गया इसको मान लीजिए ये वाला है। जैसे ऊपर वाला आगे बढ़ा, एक कैपेसिटर मिला और उसकी मिली पॉजिटिव प्लेट, ठीक, और उसकी मिली नेगेटिव प्लेट। जो उसकी नेगेटिव प्लेट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चली आई, तो इसकी जो नेगेटिव प्लेट थी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में चली आई। हम जब नीचे गए तो हमें कैपेसिटर मिला, उसकी पॉजिटिव प्लेट मिली, तो नीचे गए तो कैपेसिटर मिला, उसकी पॉजिटिव प्लेट मिली। फिर आगे बढ़ते हैं तो उसकी नेगेटिव प्लेट है, और नेगेटिव प्लेट कहाँ चली आई, इसी से कनेक्ट होकर नेगेटिव में चली आई, तो इसी से कनेक्ट होकर नेगेटिव में चली आई। तो देखिए अब आपका डायग्राम यही है,
ये दोनों डायग्राम यही है, तो आपको कैसे कनेक्टेड दिख रहे हैं ये? तो जवाब है पैरेलल में दिख रहा है। बस क्वेश्चन खत्म। दोनों पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया? तो नेट कैपेसिटेंस हो गया 5 + 6 मतलब 11 माइक्रो फैरड। पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। बैटरी का वोल्टेज कितना है? तो जवाब है सर बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट है। तो Q इक्वल टू कितना होता है? Q इक्वल टू CV होता है। C कितना है? 11 × 10⁻⁻6। वोल्टेज कितना है? 10 होता है। 11 और 10 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 110 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम। ये आपका चार्ज हो गया। ठीक है, बस माइक्रो कूलम नहीं, -6 लगा दिया आपने ना, तो आप सीधा सीधा लिखिए 110 माइक्रो कूलम। ये आपका चार्ज हो गया। कुछ अगर गलत लिख जाऊं तो अपने आप से करेक्ट कर लीजिएगा, छोटी मोटी गलतियां जल्दबाजी में हो सकती हैं। इसमें यार 100 माइक्रो कूलम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पता नहीं यार, हमारा तो 110 आ रहा है और वही होगा। ठीक है, होगा सही 110, या तो फिर दोनों 5-5 के हों या तो एक 4-6 का हो, तब हो सकता है, अदरवाइज 100 नहीं आ सकता। ठीक है, तो देखिए आपने इस क्वेश्चन को भी कर लिया है। तो यहाँ पे आपने सर्किट को सिंप्लीफिकेशन सीखा कि सर्किट कैसे सिंप्लीफाई की जा सकती है। तो 8 नंबर क्वेश्चन मैंने करा दिया, 9 नंबर क्वेश्चन आप करेंगे, फिर मैं 10 नंबर क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पे मैं पहुंच रहा हूँ। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, फिर यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम आ गया 10 नंबर क्वेश्चन में। नहीं 10 नंबर नहीं है ये, 9 नंबर में सर्किट डायग्राम है। तो 8 नंबर जैसे आपने किया है वैसे 9 नंबर का सर्किट डायग्राम करिएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। 10 नंबर यहाँ 2 जगह लिखा हुआ है, गलत लग रहा है मुझे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। फ्रॉम द नेटवर्क शोन इन द फिगर, इसका भी कहीं नेटवर्क कोई बना हुआ है, देखिए इसका नेटवर्क कहाँ है। अरे बाप रे, इतना भयानक नेटवर्क है ये तो। बनाइए भाई नेटवर्क, ये पक्का क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ होगा, इतना टिपिकल क्वेश्चन बुकों में बना नहीं होता है, ये पक्का मेरा बनाया हुआ होगा। हो सकता है किसी बुक ने छाप भी दिया हो, आजकल की किताबों का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस मैं ज़्यादातर बना देता हूँ। ये बी टर्मिनल है, ये ए टर्मिनल है, इसकी वैल्यू दी गई है सी। ठीक, इसकी वैल्यू दी गई है 8 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू दी गई है 1 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू दी गई है 6 माइक्रोफैरड। कितना सारा कैपेसिटर है। इसकी वैल्यू दी गई 12 माइक्रोफैरड, इसकी वैल्यू दी गई है 4 माइक्रोफैरड। बस ये ए और वो बी। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये सुनना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम क्वेश्चन ही पढ़ते रह जाएंगे, डायग्राम देखते रह जाएंगे। वैसे मुझे पूरा भरोसा है इसने सी की वैल्यू पूछी होगी और ए और बी के बीच नेट कैपेसिटेंस दे दिया गया होगा। कह रहा है फ्रॉम द इंटरवल शोन इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस सी। हाँ यही कहा है, सी की वैल्यू बताइए कह रहा है। सी इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच जो कैपेसिटेंस है जिसको हम लिख सकते हैं अगर चाहें तो सी ए बी लिख सकते हैं। ए और बी का जो नेट कैपेसिटेंस है, मतलब यहां से जब चलोगे यहां तक आ जाओगे, पूरी सर्किट का जो नेट कैपेसिटेंस है वो है 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं से है, बुक से है, मुझे याद आ रहा है। ऑल द कैपेसिटेंस आर इन माइक्रोफैरड, सारे कैपेसिटेंस जो हैं वो माइक्रोफैरड में, मैंने वो ऐसे माइक्रोफैरड में लिख ही दिया है। चलिए भैया निकालते हैं फिर। सर्किट का एक काम करिए, छोटा छोटा हिस्सा लीजिए और उसको सिंप्लीफाई करिए। जब आप कर रहे होंगे किसी एग्जाम में तो आपको बढ़िया सा लेट करके करना है कि इस कैपेसिटर का नाम C1 है, इस कैपेसिटर का नाम C2 है, इसका नाम C3 है, ऐसे करके करिएगा प्रॉपरली। लेकिन जब हम यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ मुझे इतना ज़्यादा जरूरत नहीं है करने की, यहाँ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो एक एक टुकड़ा उठा लीजिए सर्किट का, जैसे मैंने ये टुकड़ा उठा लिया सर्किट का। तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? तो जवाब है ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। दिख रहा है साफ साफ, एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल में कनेक्टेड है तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, ऐसा हम सभी जानते हैं। तो अगर ये डायरेक्ट जुड़ जाते हैं तो 2 और 2 जुड़कर कितना हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब हम इस सर्किट में यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? देखो सीधा सर्किट को हम समझा रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोफैरड। ये हो गया हमारा 4 माइक्रोफैरड। ठीक, ऐसे ही यहाँ देखिए, तो ये लाइन यहाँ से चलती है और यहाँ से होती हुई यहाँ पहुँचती है, मतलब ये दोनों जो है सीरीज में है।
6 और 12 कैसे हैं सीरीज में, तो 6 और 12 अगर सीरीज में सॉल्व होंगे तो कैसे सॉल्व होंगे, 1/6 प्लस 1/12 और एलसीएम हो जाएगा 12, 6 2 जा 12 और 12 1 जा मतलब 3/12 मतलब 1/4, रेसिप्रोकल करेंगे तो 4, मतलब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 4 माइक्रोफैरड आएगा। समझते चलिएगा मैं क्या कर रहा हूं। अब ये 4 और ये 4 कैसे हैं, पैरेलल में, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोनों मिलकर, 8 हो जाएंगे, 8 माइक्रोफैरड। अब देखिए भाई, ये ऊपर वाला एक ही दिया गया, 4 तो नहीं दिया गया, वहाँ पे 1 हमें कुछ अटपटा सा लग रहा है, ऊपर जो 1 दिया गया है, हाँ यार दिया तो 1 ही है वो, ठीक। तो ये दोनों हो गए सीरीज में और यहाँ ये दोनों हो गए सीरीज में, क्योंकि एक के बाद एक लगा हुआ है ना, तो दोनों हो गए आपस में सीरीज में। तो ये दोनों जब सीरीज में होंगे तो कैसे जुड़ेंगे, 1/8 प्लस 1/4, 1/8 प्लस 1/4 मतलब एलसीएम हो गया 8, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 2, मतलब 3/8, या लिख सकते हैं आप 8/3 माइक्रोफैरड। बहुत तेजी से मैंने किया, समझिए कैसे हुआ, 8/3 माइक्रोफैरड। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर 8/3 माइक्रोफैरड। ये 1 और ये 8 वो भी सीरीज में है, तो ये कैसे जुड़ेंगे, तो ये जुड़ेंगे 1/1 प्लस 1/8, तो ये हो जाएगा 8 एलसीएम और यहाँ से आ जाएगा ऊपर 8 और यहाँ से 1, मतलब हो जाएगा 9/8 और रेसिप्रोकल करोगे तो 8/9, मतलब इन दोनों का जो नेट कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा, यहाँ बना लेता हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 8/9 माइक्रोफैरड। अब ये 8/3 और ये 8/9 इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, तो उसका जवाब है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है पैरेलल, क्योंकि एक के पैरेलल दूसरा दिख रहा है, तो अगर पैरेलल है तो सीधा जुड़ जाएंगे, मतलब 8/3 प्लस 8/9, एलसीएम हो गया 9, तो 3 सीधा 8 सीधा 24 प्लस 8, तो कितना हो गया ये 32/9, टोटल देखा जाए तो कितना आ गया 32/9 आ गया। मतलब इस सर्किट का ए और बी के बीच जो नेट कैपेसिटेंस आया, ये देखो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, 32/9 माइक्रोफैरड आ गया। अब क्या कह रहा है कि जो ए और बी है, ए और बी का जो नेट कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरड है, और ए और बी के बीच लगे हैं 2, तो दोनों आपस में कैसे जुड़ेंगे, सीरीज में है तो कैसे जुड़ेंगे, 1/c प्लस 1/ दूसरा, तो 1/ दूसरे का मतलब 32/9 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/1, क्योंकि इसका भी उल्टा ही होता है, सीरीज में उल्टा जुड़ता है ना, तो हो जाएगा 1/c इक्वल्स टू 9 प्लस 9/32 इक्वल्स टू 1, या 1/c इक्वल्स टू 1/9 माइनस 32, या 32 माइनस 9/32। ठीक, क्या किया मैंने, इसको उधर लेकर गया 9/30, तो 30 माइनस, हाँ सही कर रहा हूँ मैं, तो 1/c इक्वल्स टू, इसको जब काटेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 24/32, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 24, नहीं कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, 23 आना चाहिए शायद, हाँ 33 आएगा, तो C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C इक्वल्स टू हो जाएगा 32/23 माइक्रोफैरड। चेक कर लेता हूँ, शायद यही आपका आंसर होगा, तो 32/23 एग्जैक्टली करेक्ट, ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन कैसे हम लोगों ने धीरे धीरे करके सिंप्लीफाई कर दिया और हमारे पास एक फाइनली रिजल्ट आ गया। एक काम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। चलिए भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मजा आ रहा है यार आज का काम तो देखकर मुझे भाई, एक के बाद एक क्वेश्चन धड़ धड़ सॉल्व होता जा रहा है। क्या था भैया, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग,
बीच बीच में मैं कहीं और व्यस्त हो जाता हूँ। अरे वाह, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं यार। 11 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सर्किट को सिंप्लीफिकेशन करने वाला क्वेश्चन है। और सर्किट के सिंप्लीफिकेशन करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। दो पॉइंट दिए गए P एंड Q, जैसे इसमें A और B दिया गया था, उसके बीच पूरा कैपेसिटेंस आपको पता करना है कितना होगा। एज शोन इन द फिगर, गिवन है कि जो C की वैल्यू है वो 18 माइक्रोफैरड है और जो C1 की वैल्यू है वो 12 माइक्रोफैरड है। क्वेश्चन देखकर आप डर जाएंगे एक बार, क्वेश्चन काफ़ी भयानक दिख रहा है मुझे। P पॉइंट यहाँ है और Q पॉइंट यहाँ है। P से ऐसे चलते हैं, Q से ऐसे चलते हैं, चलते चलते सबसे पहले मिलता है एक कैपेसिटेंस C, ये मिल गया C। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी मिलता है C, तो यहाँ भी मिल गया C। फिर इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटेंस है जिसकी वैल्यू है C1, ठीक। और यहाँ के बीच एक कैपेसिटेंस भी लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है C। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ रास्ते में मिलता है C। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ रास्ते मिलता है C। और यहाँ आगे बढ़कर जब इन दोनों को मिलाते हैं, मतलब लगभग सिमेट्रिक पैटर्न है C1, और फिर इन दोनों को जब मिलाते हैं तो यहाँ मिलता है C। अभी ख़त्म नहीं हुई सर्किट, फिर आगे बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? बोलो भाई। पढ़ने वाला हर बच्चा कहेगा सर मुझे मज़ा आ गया आज क्वेश्चन करके, और ना पढ़ने वाले कहेंगे हटाओ यार क्या इतना न्यूमेरिकल करवा रहे हैं, ज़िंदगी में कहाँ काम आएगा। C, ये भी C, ठीक। और ये भी पॉइंट हमारा, ये भी कैपेसिटेंस हमारा C, ये C1 था ही, और ये भी C, ठीक। और पॉइंट भी दिए गए हैं, इसका नाम दिया है PQ, इसका नाम दिया है, ऐसे लिखा जाते हैं। यहाँ से पॉइंट दिए गए हैं A, B, C तो देगा नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। A, B, D, E, F, G, ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं। और कह रहा है, अभी और भी कुछ दिया है कि जो C है उसका मतलब होता है 18 माइक्रोफैरड, और जो C1 है उसका मतलब होता है 12 माइक्रोफैरड। होता नहीं, मतलब है। नेट पता करना है, A और B के बीच नेट पता करना है। देखिएगा, एक तरीका बताता हूँ इन क्वेश्चन को करने का, वही तरीका हमेशा यूज करिएगा। इस क्वेश्चन को हमेशा हम इधर से सॉल्व करना चालू करते हैं, इस एंड से, और ऐसे करते 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 P और Q के बीच आ जाते हैं। तो जब हम इधर पहुंचेंगे तो सबसे पहले हम कहाँ पहुंचेंगे? सबसे पहले हम लीस्ट पार्ट पे पहुंचते हैं। तो हमने देखा ये हिस्सा जो है ये इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे से कहीं कनेक्टेड नहीं है। मतलब कनेक्टेड है लेकिन ये आपस में कनेक्टेड है, किसी दूसरी जगह पे मकड़ जाल नहीं बना हुआ। तो हमने देखा कि ये दोनों जो हैं ये दोनों सीरीज में हैं एक दूसरे के साथ, एक के बाद एक पढ़ रहा है। तो क्योंकि एक C है दूसरा भी C है, भाई एक C दिया गया है और दूसरा भी C ही दिया गया है, C1 तो नहीं दिया गया है, देख लें एक बार सही से, C ही दिया गया है नीचे यार। अच्छा ये G लिखा हुआ है, हमको लगा C1 लिखा हुआ है। तो C और C, जब C और C मिलेंगे सीरीज में तो C/2 हो जाएगा, मतलब 1/C + 1/C, तो 2/C, और रेसिप्रोकल करोगे तो C/2। तो रफ भी करते चले हम साथ साथ में। तो यहां पर जो नेट कैपेसिटेंस आया इन दोनों के बीच का, वो आ गया C/2। अब ये C/2 और C दोनों है पैरेलल में, तो कैसे जुड़ेंगे? ये सीधा जुड़ जाएंगे, C + C/2 मतलब हो जाएगा 3C/2। तो ये दोनों सीधा जुड़ जाएंगे और ये कितना हो जाएंगे? 3C/2। तो इसको हम यहां लिख लें 3C/2, मतलब ये दोनों मिल गए तो एक नया कैपेसिटेंस बन के आ गया 3C/2। अब ये 3C/2 इस C के साथ सीरीज में है, देखो कैसे, यहां से आप ऐसे चले और यहां से होते हुए ऐसे आ गए। तो ये पूरा सिस्टम कैसा है? सीरीज में है। तो सीरीज में अगर ये है तो ये रेसिप्रोकल होकर जुड़ेगा। तो कितने कैसे जुड़ेगा? 1/C + 1/3C/2, तो 2 ऊपर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से एलसीएम? एलसीएम हो जाएगा 3C, तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 5/3C, और रेसिप्रोकल करोगे तो 3C/5। तो इन दोनों का जो नेट कैपेसिटेंस आया, इन दोनों का कितना आया? 3C/5। अब चाहे तो आप यहाँ C की वैल्यू रख लें। C की वैल्यू कितनी दी गई है? 18। तो यहाँ आप जब C की वैल्यू रखेंगे 18, तो 18 3 हो जाएगा
54/5, तो यहाँ से ऐसे 54/5 आ जाएगा। अभी देखिए हम एक ही में बढ़ रहे हैं, अभी आगे नहीं बढ़ पाए हम। फिर ये दोनों पैरेलल में हैं, अब ये दोनों पैरेलल में हैं तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। डायरेक्ट जुड़ने के बाद जो आएगा, अब आपको करना है कैसे करना सुनिएगा। डायरेक्ट होने के बाद जो आएगा वो इस वाले के साथ सीरीज में हो जाएगा, फिर आप इन को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसके साथ सीरीज में हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसके साथ पैरेलल में। अब इसके साथ जो पैरेलल में हो जाएगा एक आ जाएगा, फिर इसके साथ सीरीज, फिर इसके साथ पैरेलल, पैरेलल के बाद इसके साथ सीरीज, तो नेट आपका इस तरीके से निकल आएगा। मतलब बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, तो आपको ट्रिक पता चल गई कि आपको कैसे करना है, तो ऐसे पूरा क्वेश्चन खत्म कर डालिएगा। आंसर आपके नोट्स में लिखा हुआ है, उस आंसर से आपका आंसर मैच किया तो समझिए सही है, अदरवाइज गलत है। ठीक है भाई, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा सा हटके हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी देखना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हट के क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में अक्सर आते हैं। मतलब हट के क्वेश्चन से मेरा मतलब ऐसा है कि देखने में लगते हैं सीरीज में होंगे, लेकिन होंगे पैरेलल में। इन सब क्वेश्चंस में इतना कठिन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो है। अगर सीरीज में दिख रहा है तो सीरीज में है, पैरेलल में दिख रहा है तो पैरेलल में है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर देख के नहीं पता चलता है कि सीरीज में है या पैरेलल में है। चलिए भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 हम देखने जा रहे हैं। अब इधर न्यूमेरिकल थोड़ा अच्छे हैं, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन पूरा करवा रहा हूँ। लिखा हुआ है 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज सोन इन फिगर। 4 कैपेसिटर कनेक्टेड हैं जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट x है, दूसरा पॉइंट y है, और दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट A मिलता है यहाँ पर, और यहाँ से एक कैपेसिटर ऐसे गया है कनेक्टेड थे, और तीनों हमें दिख रहे हैं सीरीज में ही। क्यों आपसे बोले झूठ हम, बाकी वास्तविकता क्या है ये ईश्वर जाने। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा लफड़ा किया गया है, जहाँ से एक पॉइंट बनाया गया है B। यहाँ पर एक पॉइंट बनाया गया है B, और यहाँ पर एक पॉइंट लिया गया है A को उठा के कनेक्ट कर दिया गया है यहाँ से। मतलब अब ये सीरीज में तो नहीं होंगे, क्योंकि इस सीरीज में होते तो ये सब क्यों बनाया जाता, ये बात तो पक्की हो गई। ठीक, 2 माइक्रोफैरड है, ये 3 माइक्रोफैरड है, और ये मान लेते हैं 5 माइक्रोफैरड है। एक और है वो यहाँ है B के बाद, इसकी वैल्यू दी गई है 10 माइक्रोफैरड, और इस पॉइंट को नाम दे दिया गया है Y। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप एक काम करा करिए, आपको हम जानकारी ले दे दें कि ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप एक काम करिए, इसको मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल और इसको मान लीजिए नेगेटिव टर्मिनल। उसके बाद जो टर्मिनल जहां गया है उस प्लेट पर वो चार्ज देते जाइए। मतलब जैसे ये पॉजिटिव है तो ये सीधा यहाँ गया है, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो गई। ठीक, ये वाला देखो टर्मिनल कहाँ गया है, ये वाला टर्मिनल यहाँ गया, तो ये जिन जिन प्लेटों से कनेक्ट है, इस प्लेट से कनेक्ट है तो ये भी पॉजिटिव हो गई, और ये इस प्लेट से कनेक्ट है भी पॉजिटिव हो गई, क्योंकि देखो ये सीधा यहाँ से कनेक्ट है, ये सीधा यहाँ से कनेक्ट है, तो जो जहाँ से कनेक्ट है वहाँ की प्लेट पॉजिटिव हो गई। ठीक, अगला देखिएगा, अगला केस क्या कह रहा है कि ये कैपेसिटर था, तो यहाँ पर यहाँ से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर देखो कहानी थोड़ी गड़बड़ होगी। यहाँ पर ये माइनस होगा, एकदम सही बात है, यहाँ पर ये प्लेट माइनस होगी, ये प्लेट प्लस होगी। लेकिन भैया देखो ये प्लेट पॉजिटिव हो चुकी है तो ये नेगेटिव 100% होगी, ये प्लेट भी 100% नेगेटिव होगी, ये प्लेट भी 100% नेगेटिव होगी। तो सारे नेगेटिव देखिए, एक नेगेटिव इसके साथ, एक नेगेटिव इसके साथ, और ये भी नेगेटिव, सारे आपस में कनेक्ट हैं, और ये जाकर प्लस से कनेक्ट है। तो इसके साथ कहानी उल्टा है, बाकी सब एक जैसे हैं। देखिए ये एक जैसे कैसे हैं जरा समझने की कोशिश करिएगा। इसका जो पॉजिटिव है वो x से कनेक्ट है, इसका जो पॉजिटिव है वो भी x से कनेक्ट है, इसका जो पॉजिटिव है वो भी x से कनेक्ट है। उसको भी छोड़े रखिएगा क्योंकि उसका पॉजिटिव जो है वो x से नहीं कनेक्ट है। तो इन तीनों का पॉजिटिव x से कनेक्ट है, और इन तीनों का नेगेटिव कहां से कनेक्ट है, B से। देखो ये देखो B से, और ये देखो B से। मतलब तीनों के पॉजिटिव एक ही पॉइंट से कनेक्ट है, तीनों के नेगेटिव भी एक ही पॉइंट से कनेक्ट है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि तीनों जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं, और जब तीनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए तो 2 3 5 5 3 8 प्लस 2 कितना हो गया, 10 माइक्रोफैरड हो गया। तो सीधा सीधा इतना बड़ा डायग्राम ये रफ करिए, और इसकी जगह सीधा लिखिए क्या, 10 माइक्रोफैरड। देखो कितना लाजवाब क्वेश्चन था, 10 माइक्रोफैरड। 10 और ये 10 सीरीज में है, तो नेक्स्ट आंसर आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। सीधा मैंने जवाब दे दिया, बाकी आप समझे कहां से आया कैसे आया। ठीक है, तो भैया ये रही हमारी कहानी। इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन की, हर एक क्वेश्चन जो है कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं रिपीट कर रहा हूं, हर एक क्वेश्चन एक नई चीज आपको सिखा रहा है। ठीक, और आपको लग भी रहा होगा कि भैया कैपेसिटर में इतनी दादागिरी है, इतना कुछ सिखाने को तैयार है ये हमें। जी हाँ, कैपेसिटर में इतनी दादागिरी है और इसको आपको सहना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए बच्चा।
क्वेश्चन नंबर 13 कुछ ऐसा ही है जो आपके होमवर्क में है, आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 एक लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, वो हम करते हैं। जो क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को नहीं मिलता उसको हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, और जो क्वेश्चन कुछ नया सिखा रहा है उसको हम खुद करा रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन एससी वर्मा बुक से लिया गया है और ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, कई बार नहीं, इनफाइनाइट टाइम्स ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको हम देखते हैं जरा सा। कह रहा फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर या फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर, लैडर का मतलब सीढ़ी है, ऑफ द लैडर बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच एक सीढ़ी बनी हुई, सीढ़ी का मतलब समझते हैं कैसे होती है, कुछ ऐसा डायग्राम बना हुआ है। एक कहानी सुनी कभी तुमने, नहीं सुनी, कि समुद्र से अगर एक बूंद पानी निकाल लें तो कितना कम पड़ेगा? तो जवाब है कुछ नहीं कम पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट में अगर कुछ जोड़ दिया जाए, इनफाइनाइट कोई चीज़ अगर है उसमें अगर कुछ जोड़ दिया जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर उसमें से कोई चीज़ हटा भी दी जाए ना तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर्किट देखिएगा पहले क्या कहती है, फिर इनफाइनाइट की बात करते हैं। असल में सर्किट ये जो है ना ये लगातार चलती गई है, मतलब ये बंद ही नहीं हुई, ऐसे लगातार चलती ही जा रही है। देखो ये सर्किट नहीं बंद हुई, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुई है और ऐसे 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 करते इनफाइनाइट तक चली गई है सर्किट। अब कह रहा है इसका रेजिस्टेंस, इसका कैपेसिटर निकालो। तो यार ये तो बड़ी आफत वाली चीज़ हो गई। यहाँ पर है 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पर है 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर है 1 माइक्रोफैरड, एकदम सिंपल है। 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। तो हमने क्या किया, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं। लेट जो करने जा रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ही करिएगा। लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट बी सी। हमने मान लिया कि पूरी सर्किट का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या है, सी है। तो देखो पूरी सर्किट का अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है तो अगर हम इतने का निकाल लें, देखिएगा वो ध्यान से, इसको हटा दें यहां से, इतने हिस्से को हटा दें, इस हाथ के इधर वाला जो हिस्सा है अगर इसका भी निकालें तो उसका भी सी ही तो आएगा, कोई फर्क तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने बताया थोड़ा सा हिस्सा हटा देने से, इतना हिस्सा अगर मैं हटा दे रहा हूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इधर वाले हिस्से का पूरे का सी मान लेता हूं क्योंकि वही चीज है इनफाइनाइट तक गई। तो मतलब कहने का ये है कि मैं इधर वाले हिस्से का इतना हटा देता हूं, बाकी पूरे का इनफाइनाइट तक का वही सी होगा, क्योंकि थोड़ा सा हिस्सा हटा देने से कोई फर्क थोड़ी आ जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिया। तो एक काम करते हैं, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये ए था, ये बी था, और यहाँ से जब मैं जाता हूँ तो ये पॉइंट ये हमारा 1 माइक्रोफैरड वाला मिला, ठीक, और यहाँ से बढ़ता हूँ तो ये मुझे 2 माइक्रोफैरड वाला मिला, और बाकी उधर का जो है वो पूरा सी है क्योंकि हमने यही लेट किया है, और सी ही हमारा क्या है, इक्विवेलेंट है। तो मुझे निकालना क्या है, सी। तो देखो ये जो सर्किट है ये बन के रह गई। तो जब आपके पास दिमाग है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इतनी बड़ी सर्किट को मैंने इतनी छोटी सी सर्किट बना दी, और सी ही मेरा इक्विवेलेंट है, और वही निकालने को वो कह रहा है, तो अभी 1 सेकंड में निकाल दे रहे हैं। तो आपने देखा किस तरीके से हमने दिमाग लगाकर इतने बड़े क्वेश्चन को इतना छोटा क्वेश्चन कर दिया। तो यही होता है यहाँ पर। अब देखिएगा इसमें क्या करना है, इसमें 2 माइक्रोफैरड और ये दोनों आपस में सीरीज में है, तो इनका नेट कितना होगा, उसका नेट हम मान लेते हैं 1/c, तो कितना हो जाएगा 1/2 + 1/c, तो ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2c और ऊपर हो जाएगा 2 + c, तो ये हो गया 1/c। तो c' की जो वैल्यू आई, c' का मतलब उन दोनों का नेट जो आया वो आया 2c/2 + c, इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया भैया इन दोनों का नेट कितना आया, यहां बना लीजिए इसके साथ पैरेलल में, और है कितना 2c/2 + c, ठीक। और इन दोनों का जो नेट होगा वो पूरी सर्किट का नेट होगा। तो इन दोनों का नेट होगा कितना, तो कहना आंसर होगा कि भैया ये तो दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में सीधा जुड़ जाएंगे। 2c/2 + c प्लस 1 इक्विवेलेंट किसके होगा, पूरी सर्किट के कैपेसिटेंस के, और पूरी सर्किट के कैपेसिटेंस आपने क्या लेट कर रखा है, सी लेट कर रखा है। बस इसको उठा के सॉल्व कर डालिए, एक ही वेरिएबल है सी, वो निकल आएगा और वही आपका आंसर हो जाएगा। हम आपको बता दे रहे हैं कितना आंसर आ रहा है, 2 ही आ रहा है इसका आंसर, 2 माइक्रोफैरड इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपने सिंप्लीफाई कर लिया इतना बड़ा सा क्वेश्चन। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको मजा आ रहा होगा। अभी हम लोग आधे क्वेश्चन कर पाए हैं केवल,
ठीक है, जिसमें मैं कुछ छोड़ के कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी हम आधे क्वेश्चंस पे पहुँचे हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुँचे हैं, मतलब सही से देखा जाए तो आधे भी नहीं पहुँचे हैं। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ जानकारी दे देता हूँ कि कहीं भी किसी भी सर्किट में अगर किसी पॉइंट को अर्थिंग दे दी जाए, ठीक, तो इसका मतलब जैसे पॉइंट बी है, इसको अर्थिंग दे दी गई तो इसका मतलब होता है इसका पोटेंशियल जीरो है। कहीं पर भी अगर किसी भी चीज़ को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन पे, तो आप उसको ऐसे ही अपने हिसाब से करिएगा और फिर मुझसे बताइएगा कि आपने कर लिया या नहीं कर लिया। नहीं कर लिया तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ और आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 भी आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में आता हूँ और 17 नंबर क्वेश्चन करने के बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे इस सेट के, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि इसमें आगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। भागो नहीं भाई। उसके बाद आपको मैं ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। 70 नंबर क्वेश्चन एक आपको बता देता हूं कैसे होता है ऐसे क्वेश्चंस, उसके बाद देखा जाएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस हैं ये। 70 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमको लगता है बोर्ड में कभी तो आ ही नहीं सकता, नेवर। ये IIT मेंस, एडवांस और नीट में ही आएगा। एडवांस में भी जल्दी नहीं देगा, ये एडवांस में देगा, नीट में, मेंस में नहीं देगा। और नीट में क्वेश्चन आने वाला है, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ईच ऑफ एरिया A are arranged such that the adjacent plates are at distance d apart। सारी प्लेटें एक दूसरे से d डिस्टेंस पर हैं। 1 2 3 4 5 प्लेटें बनी हैं। पहले देख लीजिए, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन में कहा है 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर, मतलब इनसे मिलकर 5 कैपेसिटर बने हुए हैं। अब कहोगे इससे मिलकर 5 कैसे बन जाएंगे, इन दोनों से मिलकर एक बनेगा, इन दोनों से मिलकर एक बनेगा, ये बेचारी अकेले रह जाएगी। तो ऐसा नहीं है, इन दोनों से मिलकर एक बनेगा, इन दोनों से मिलकर एक बनेगा 2, इन दोनों से मिलकर 3, इन दोनों से मिलकर 4 और एक अभी और कहीं बन जाएगा। टोटल 5 कैपेसिटर बनके तैयार होंगे इसमें। ठीक है, वो 5 कहाँ हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। कैसे कनेक्टेड है, इन तीनों को एक साथ कनेक्ट किया, ठीक, और इन तीनों को एक साथ कनेक्ट किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत एक गजब का क्वेश्चन दिया है ये। यहां पर पॉइंट दिया A और यहां पे दिया B। ठीक है, और इसको ले गया और कनेक्ट किया एक बैटरी से, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर, और इसको उठाया और ले गया कनेक्ट किया एक टर्मिनल A से। 5 आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A। सारी प्लेटों का जो एरिया है, ये प्लेटें ऐसे रखी हुई हैं, इनका सब का एरिया A है और इनके बीच का जो सेपरेशन है, कहाँ गया, डिस्टेंस D। इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। तो भैया ये देखिए कहाँ कितने कैपेसिटर बनते हैं, पहले ये देखना बड़ा जरूरी है। अपार्ट द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ क्या लिखा हुआ है, कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ, खुद की राइटिंग नहीं पढ़ पा रहा हूँ। द प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ, पता नहीं, बोल्ट एज शोन इन फिगर, कुछ बोल्ड करके लिखा हुआ है। ठीक है, कल फाइंड द चार्जेस ऑन वेरियस प्लेट्स। वेरियस प्लेट्स पर चार्जेस आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हुआ जा रहा है, इसको आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा कमी दिख रही है बच्चों। इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि ये देखिए, ये कैपेसिटर की जो निगेटिव वाली प्लेट है ये भी इस वाली से कनेक्ट है। इससे इनका नंबर देते हैं 1 2 3 4 5। ये वाली भी 3 नंबर से कनेक्ट है और इधर वाली आके भी 3 नंबर से कनेक्ट है। ठीक, तो ये प्लेट जो होगी ये पॉजिटिव होगी या निगेटिव, ये नहीं क्लियर हो रहा है। अगर बाकी देखो क्वेश्चन करते कैसे आपको हम बता दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा क्योंकि ये वाली प्लेट कुछ हमें गड़बड़ लग रही है। होता कैसे है, देखिए यहाँ पे जब निगेटिव से कनेक्ट है तो सारी प्लेटें पे जो चार्ज आ जाएगा वो निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इन सब पे निगेटिव आ जाएगा, जो भी निगेटिव से कनेक्ट है सब पे निगेटिव आ जाएगा। और जो पॉजिटिव से कनेक्ट है, जैसे ये वाला पॉजिटिव से कनेक्ट है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब इसके हिसाब से इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये पॉजिटिव से कनेक्ट है तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कहानी है। तो एक कैपेसिटर देखो बन के तैयार हो जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव। ठीक, ये तो न्यूट्रल ही हो जाएगी। ठीक, और एक कैपेसिटर बन के तैयार हो जाएगा शायद ये पॉजिटिव निगेटिव।
तो ये कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ऐसे क्वेश्चंस और आगे हैं, इनको आप करिएगा। इस क्वेश्चन को एक बार मैं क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, अगर ऐसे है तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसमें 4 कैप्स्टर बन रहे थे। हो सकता है कि 3 ही बन रहे हो, मुझे याद ना रहा हो, 3 ही हो सकता बन रहे हो। अगर 3 बन रहे हैं तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आगे बन रहा है तो उसको प्लीज़ करिएगा। नहीं, प्लीज़ करिएगा नहीं, मतलब मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस में थोड़ा देखते हैं। एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बड़ा जरूरी है, उसको आज मैं सॉल्व करके ही जाने के मूड में हूँ। बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। मैंने आपसे बताया था लास्ट क्लास में कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर पार्शियली फिल्ड कर देता है। पार्शियली फिल्ड का मतलब जो दोनों प्लेटें होती हैं उनके आधी प्लेट में आधा पार्ट फिल कर देता है, आधी प्लेट में आधा पार्ट फिल कर देता है। तो आइएगा जरा समझिएगा। पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे पास अगर कोई ऐसा अरेंजमेंट दिया गया है कि ये दोनों प्लेटें हैं, अगर आपसे कोई कहे कि इन प्लेट का एरिया कहाँ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये प्लेट ऐसे रखी हुई है, तो जो ये साइड है और ये जो ये साइड है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, इसका और इसका, मतलब ये लेंथ ये ब्रेथ, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो एरिया कहलाता है। मतलब एरिया वाली जो प्लेट है वो अंदर की ओर है, और ये जो सेपरेशन है ये डी है, ये दोनों प्लेटों के बीच सेपरेशन है, इससे एरिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एरिया ऑफ द प्लेट ऐसे होता है, तो ये जो हिस्सा है ये एरिया है, तो ये अंदर की ओर है। अब देखिए, 2 तरीके से फिलिंग की जाती है। नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के आते हैं, सेम एक टाइप को मान लेते हैं, सेम दूसरे टाइप को मान लेते हैं। 2 तरीके से फिलिंग पहले करके कोशिश करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। तो जब मैंने ऐसे डिवाइड किया तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब मैंने ऐसे डिवाइड किया तो प्लेट आधी आधी हो गई, सेपरेशन आधा नहीं हुआ है, प्लेट आधी आधी हो गई, तो एरिया आधा आधा हो गया। मतलब यहाँ का एरिया आधा हो गया और यहाँ का एरिया भी आधा हो गया, मतलब दोनों प्लेटों का एरिया आधा आधा हो गया। तो यहाँ पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया, मान लेते हैं उसकी वैल्यू कितनी है, K1 है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर एक आधा डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है, K2 है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या होगा। अब यहाँ देखिए क्या होता है, इसमें हमने क्या किया, बीच से इसको ऐसे फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद मैंने इस हिस्से में एक भर दिया K1, और इस दूसरे हिस्से में मैंने एक दूसरा भर दिया K2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एरिया दोनों कैप्स्टर का वही है, जबकि जो डिस्टेंस है वो आधी आधी हो गई है। तो अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये अब एक कैपेसिटर नहीं रहा, ये हो गए कैपेसिटर 2। कहोगे 2 कैसे, तो एक ये कैपेसिटर बन गया और एक ये कैपेसिटर बन गया, और ऐसे ही यहाँ पर भी कैपेसिटर हो गए 2, एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये। अब पहचान क्या है, इस कैपेसिटर में एरिया आपस में डिवाइड हुए हैं, इस कैपेसिटर में सेपरेशन आपस में डिवाइड हुए हैं। मतलब इसमें 2 कैपेसिटर हैं, एक C1 और एक C2, और इस C1 की खासियत क्या है कि C1 का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K1 है, जबकि C2 का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K2 है। जो C1 का एरिया है वो A/2 है, जबकि जो K2 का एरिया है वो भी A/2 है। जो C1 की डिस्टेंस है सेपरेशन वो D है, जबकि जो C2 की डिस्टेंस है वो D है। ये यहां से निकल कर आया। यहां से निकल कर क्या आया, यहां से जो कैपेसिटर है C1 और C2, C1 की खासियत क्या है, इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। इसकी दूसरी खासियत क्या है कि इसका सेपरेशन D/2 है और इसका सेपरेशन भी D/2 है। इसका एरिया A है और इसका भी एरिया A है। तो इन दोनों में जो अंतर है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, और इसे हमेशा हमेशा के लिए याद करने की कोशिश भी करिएगा। अब अगली बात आती है कि हम अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब ये कॉम्बिनेशन बने, जब एरिया डिवाइड होता है, तो एक कैपेसिटर ये जो है, इसकी ये प्लेट +2 है, और ये वाली भी प्लेट +2 है, क्योंकि पूरी प्लेट, और ये होगी -2। तो 2 कैपेसिटर हैं जिनकी +2 से कनेक्ट है, -2 से कनेक्ट है। तो कॉम्बिनेशन कैसा बना, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पर ये C1 और C2 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसे केसेस में C1 और C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंसीडर किए जाते हैं, जबकि ऐसे केसेस में क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है, फिर यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ पे निगेटिव होता है। तो ये कॉम्बिनेशन जब डिस्टेंस बीच का सेपरेशन डिवाइड होता हो तो इस केस में कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज। तो आपको अगर याद करना है, बार बार दिमाग नहीं लगाना है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब सेपरेशन डिवाइड होता हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन, और जब एरिया डिवाइड होता हो
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप ऐसे याद कर सकते हैं। जब एरिया डिवाइड होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, जब सेपरेशन डिवाइड होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अब आइए एक आधा क्वेश्चन करते हैं फिर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन करके जरा हम लोग देखते हैं कि हम लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो है बोर्ड लेवल का है। पिछला क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का था, इसीलिए मैंने उसको स्किप किया है। उसको भी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया है, कंपटीशन की तैयारी भी साथ साथ में करते रहना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन पे मैं पहुंच गया हूं डायरेक्ट, ठीक है। कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ कैपेसिटर fixed with two dielectric of same dimension but of dielectric constant K1 and K2 respectively. Find the ratio of the capacitance of capacitors filled with the two dielectrics of same dimensions but of dielectric constant K1 and K2 respectively. मतलब दो कैपेसिटेंस हैं जिनमें डायलेक्ट्रिक C1 और K1 और K2 भरे हुए हैं, तो उनके कैपेसिटेंसेस का रेशियो तो K1 अपन K2 हो जाएगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं। ए पार्ट में कुछ दम नहीं है, बी पार्ट में आइए देखिए क्या कह रहा है। A capacitor is filled with a two dielectric of same dimensions. एक कैपेसिटर है जिसमें फिल किया गया दो डायलेक्ट्रिक्स को, ठीक, द सेम डायमेंशंस बट ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 इक्वल्स टू 2 और K2 इक्वल्स टू 3. फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस इन टू पॉसिबल अरेंजमेंट। दोनों पॉसिबल अरेंजमेंट में जो कैपेसिटेंसेस आएंगे उनका रेशियो बताना है। दो पॉसिबल अरेंजमेंट कौन कौन से हैं? एक पॉसिबल अरेंजमेंट ये है कि इसके आधे हिस्से में आप एक भर दीजिए, वही बात आ गई जो भी मैंने आपको समझाई है, ठीक, K1, और इसके आधे हिस्से में दूसरा भर दीजिए K2। तो जब आप ऐसा करते हैं तो मैंने आपसे बताया है कि एरिया जो होता है वो आधा आधा हो जाता है और जो सेपरेशन होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये हमारा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका नेट मान लेंगे हम CP। और जो दूसरा केस है उसमें क्या होता है कि उसमें हम लोग ऐसे फिल करते हैं। तो ये हो गया हमारा K1 वाला, और एक दूसरा हम लोग ले लेते हैं और इसको हम लोग दे देते हैं K2। तो ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये कॉम्बिनेशन कैसा बनता है? सीरीज। तो इसका हम नेट मान लेते हैं CS। क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों कैपेसिटेंसेस का रेशियो निकालिए, मतलब CP अपॉन CS निकालिए। दिस इज योर क्वेश्चन। अब आइए पहले CP तो निकालें। तो जब आप CP निकालने जा रहे हैं तो CP इन दोनों कैपेसिटेंसेस का सम होगा। सम क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, अभी मैंने आपको बताया जब एरिया डिवाइड होता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। मतलब जो CP होगा वो C1 प्लस C2 होगा। अब C1 कितना होगा? C1 इतना होगा। अब इतना कैसे निकालेंगे? तो इसका जवाब है, फॉर्मूला हमारे पास होता है A/2 एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D होता है। तो A तो आधा हो गया तो हमने लिख लिया A/2 एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D, D का मतलब D, प्लस C2 कितना होगा? वो भी इतना ही होगा, A/2 एप्सिलॉन नॉट K2 अपॉन D। तो यहाँ से आपका जो कॉमन पार्ट आ जाएगा क्या आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और अंदर लिख दीजिएगा K1 प्लस K2 बाई 2। तो ये हो गया आपका CP, क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके से आप निकालेंगे CS मतलब सीरीज वाला। जब आप सीरीज वाला निकालेंगे तो सीरीज वाला थोड़ा टिपिकल हो जाएगा क्योंकि वो 1 अपान करके जुड़ेगा। तो हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2। C1 कितना आएगा? तो जवाब है C1 आएगा। अब यहाँ पर एरिया आधा नहीं हुआ है, यहाँ पर डिस्टेंस आधी हुई है, तो क्या हो जाएगा? A, ध्यान से देखिएगा, A एप्सिलॉन नॉट K1 अपॉन D ऊपर जाएगा और D क्या है? D/2 है, तो 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा क्या? D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K2 2। ये हो गया 1 अपॉन CS। इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका जो कॉमन पार्ट है क्या है? D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ये हो गया 1 अपॉन CS। या अगर हम CS को लिखें तो क्या लिख सकते हैं? D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2।
2 अंदर भेज दीजिए, 2 उन्हीं का हिस्सा है तो 2 को अंदर ही रखिए, बाहर आप सीधा सीधा रखिए। ये 1/CS है, तो जो CS आएगा वो कितना आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D अंदर आ जाएगा K1 प्लस K2 अपॉन 2K1 K2। ये CS हो गया। CS और CP का रेशियो कहाँ है, तो रेशियो आप निकाल दीजिए, काट दीजिए, K1 से K2 कट जाएगा। तो रेशियो हम निकाल ही देते हैं आपके सामने यहीं पर, नहीं आप कहेंगे आधा अधूरा क्वेश्चन छोड़ दिया। देखिए आपके व्हाइट बोर्ड की रेंज क्या है आज की, हाँ तो काफ़ी स्पेस अभी दिख रहा है हमें, तो निकाल देते हैं। CP अपॉन CS जब आप निकाल रहे होंगे तो ये हिस्सा इस हिस्से से कट जाएगा, ठीक। K1 प्लस K2 से कट जाएगा, जो बचेगा वो क्या बचेगा, जो फोर्थ टर्म है ऊपर चला जाएगा 2K1 अपॉन K2 और यहाँ से आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, मतलब रेशियो जो आएगा वो K1 K2 आएगा। CP अपॉन CS इक्वल्स टू K1 K2 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आपने देखा इस और K1 K2 की वैल्यू दी गई है शायद ये 2 3, तो आंसर हो गया आपका 6 इज योर आंसर। तो जो रेशियो आया 6:1 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन है इस सेट में, ये सारे क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए और हमें बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या समस्या आ रही है। जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी नहीं कराए हैं उनको भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा और आप मुझसे पूछिएगा, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन है थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये क्वेश्चंस बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है बच्चों, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो फिर आप लोगों को मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक बढ़िया सा मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। अगर आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होंगी तो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ाएंगे, वरना अगले क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर की एनर्जी, और ये लास्ट टॉपिक का चैप्टर है और उसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर आप लोगों को मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 3 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों।